नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योग्राफी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे सीखेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्स। तो आइए देखते हैं कि इस वाटर रिसोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दो जो बच्चे हैं उनके बीच में डायलॉग है, मतलब वो लोग बात करते हैं। तो एक चिंटू रहता है और एक पिंकी, दोनों किस मुद्दे पे बात करते रहते हैं। तो एक टीवी रिपोर्ट के बारे में वो लोग बात करते हैं। तो चिंटू बोलता है कि पिंकी, क्या तुमने टीवी रिपोर्ट देखा जो कि उड़ीसा में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में था? तो कितना ज़्यादा वो लोगों के लिए समस्या क्रिएट किया, मतलब कितना ज़्यादा परेशानी हुई लोगों को, और उसने किया क्या कि सब चीज़ को बहा दिया। तो पिंकी बोलती है कि हाँ, मैंने देखा कि कितना विचित्र है कि जो जल है जो हमें जीवन देता है वही हमारा जीवन हमसे छीन भी लेता है। और क्या हो सकता है अगर जल ना रहे तो हमारे लिए कितनी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए और ख़ुद को भी धोने के लिए, मतलब नहाने के लिए। और पिंकी बताती है कि उसके पिता कहते हैं कि फैक्ट्री में बहुत सारे पानियों का भी ज़रूरत होता है, मतलब जल का ज़रूरत होता है बहुत सारे कार्यों के लिए, जैसे कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की ज़रूरत होती है। और फैक्ट्री में जो पावर, जिस पावर से फैक्ट्रियां चलती हैं वो भी हाइडल पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। और ये जो हाइडल पावर प्लांट है उसमें वाटर से ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और आज इसी कारण से हम लोग अब समझ सकते हैं कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो क्यों नदियों के किनारे या फिर वाटर रिसोर्स के किनारे ही रहते थे, जहाँ जल का स्रोत होता था। तो वो कहाँ झरनों के नज़दीक, झीलों के नज़दीक या तालाब या फिर जो भी ओएसिस होते थे उनके नज़दीक लोग रहते थे। तो हम लोगों ने देखा है कि अर्थ सरफेस पे लगभग 3/4 यानी 3/4 जो भाग है वो वाटर से कवर्ड है, यानी कि अर्थ का सरफेस 3/4 जो है वो वाटर से कवर्ड है। लेकिन केवल स्मॉल प्रोपोर्शन यानी बहुत कम जो पानी का जो मात्रा है वो फ्रेश वाटर है, और उसी फ्रेश वाटर का हम लोग यूज करते हैं। और फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? तो मेनली ये आता है जो हम लोग यूज करते हैं वो रन ऑफ से, यानी नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, जो बहता हुआ पानी है, या फिर हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है। और इसका कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर, और ये कंटिन्यूअसली होता क्या है कि रिन्यूड होता है, यानी फिर से ये रिचार्ज होता है। और इसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर हम वाटर साइकिल भी इसको कह सकते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि क्या है कि जो वाटर है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता है, और इसी कारण से वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स बनकर आता है हमारे सामने। ये रिन्यूएबल सोर्स है। और हम लोगों को ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि जबकि 3/4 जो है वर्ल्ड जो है वो कवर्ड है वाटर से, लेकिन वाटर रिन्यूएबल सोर्स भी है, फिर भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं हमारे विश्व के, वहाँ हो क्या रहा है कि जल की कमी हो रही है। और ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ऐसा क्यों भविष्यवाणी किया जा रहा है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन जो लोग हैं वो उन्हें जल की कमी होने वाली है। तो आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्यों भविष्यवाणी किया जा रहा है। तो वाटर, कुछ उसके फैक्ट्स, कुछ सच्चाई और कुछ फिगर्स के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो लगभग 96.5% जो टोटल वॉल्यूम है वर्ल्ड का वो किससे कवर है? तो वाटर, मतलब वाटर जो है वर्ल्ड का 96.5% वो कहाँ है? तो ओशियन में है। और केवल 2.5% जो फ्रेश वाटर है, यानी कि केवल 2.5% फ्रेश वाटर, और उनमें से भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ है? तो आइस शीट यानी बर्फ के चादर में, या फिर ग्लेशियर हिमखंड जो है अंटार्कटिका में, या फिर ग्रीनलैंड, या वैसे माउंटेन रीजन यानी पर्वत वाले क्षेत्र, आइस कैप्स के फॉर्म में भी बहुत सारे जो पर्वत हैं, जो ऊंचे पर्वत हैं उनके ऊपर हैं। और लगभग 30% से भी कम जो जल है वो ग्राउंड वाटर में है, और जो कि संसार के जल की पूर्ति करता है, यानी कि जो जल की ज़रूरत है हम लोगों को उसको वो पूरा करता है। और इंडिया में लगभग 4% जो है वो ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो संसार में जो वर्षा होती है उसका केवल 4% भारत में होता है। और वाटर जो एबिलिटी है, लोगों के लिए जो पानी उपलब्ध है पर पर्सन पर एनम यानी प्रत्येक साल, उसमें भारत का रैंक 133वां है।
यानी 133वें नंबर पर भारत आता है लोगों को जल उपलब्ध कराने में। और टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स भारत में अगर देखा जाए तो इसको लगभग माना गया है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, यानी इतना वाटर रिसोर्स भारत में प्रत्येक साल उपलब्ध रहता है, इतना किलोमीटर का वाटर रिसोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 तक जो भारत का भी जो लार्ज पार्ट है, यानी कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, वो उन कंट्री को ज्वाइन कर लेगा जहां की सही में वास्तव में पानी की कमी है। तो भारत में भी 2025 तक बहुत सारे जो जगह हैं वहां पे जल की कमी हो जाएगी। अब जल की कमी और किस तरीके से इस जल का हमें संरक्षण करना है और उसका प्रबंधन करने की ज़रूरत है, क्यों हमें ज़रूरत है, तो ये हम अब देखते हैं। तो जो है वाटर वो बहुत प्रचुर मात्रा में है और रिन्यूएबल भी है, मतलब पुनः वो फिर से बन सकता है। फिर भी इसी कारण से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये इमेजिन करना कि जल की कमी भी लोगों को हो सकती है। और उस क्षण जब हम लोग बात करते हैं वाटर शॉर्टेज की, यानी कि जल की कमी की बात करते हैं, तो अचानक हमारे दिमाग में क्या आता है, तो हमारे दिमाग में वैसा क्षेत्र आ जाता है, वैसा रीजन आ जाता है जहाँ की लो रेनफॉल हो, कम बारिश हो, या फिर वैसे क्षेत्र जो कि सूखा ग्रसित क्षेत्र हो। और अचानक हमें हमारे सामने वो दृश्य आ जाता है डिजर्ट्स का, मतलब राजस्थान के जो मरुस्थल हैं वहाँ का, और हमें दिखता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो मटका लेकर के, यानी अपने अर्थिन पॉट्स लेकर बैलेंस कर करके, और वो जा रही हैं दूर दूर जल को इकट्ठा करने, मतलब जल को स्टोर करने, और उन्हें बहुत दूरी तय करना पड़ता है इन जल के लिए। और ये सही है कि जो वाटर का जो एबिलिटी है, यानी कि वो जो उपलब्ध है रिसोर्स, वो वैरी करता है, मतलब जगह के हिसाब से भी, समय के हिसाब से भी, और ये सीजन के वेरिएशन के कारण भी, और एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी किस जगह पे कितना बारिश हो रही है उसके कारण भी जल की उपलब्धता पर असर पड़ता है। लेकिन वाटर स्कैर्सिटी यानी कि जल की कमी जो है वो दूसरे कारण से है। उसका कारण क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि बहुत अधिक जल का दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, और अनइक्वल एक्सेस यानी कि लोगों को बराबर मात्रा में जल जो है वो उपलब्ध नहीं है। अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको, जिस कारण भी जल की कमी लोगों को हो रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है क्या कि एक ओर इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला जो है कश्मीरी अर्थक्वेक जो सर्वाइवर हैं वो बर्फ़ पर चल करके पानी लाने जा रही हैं, और यहाँ किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपने जो बर्तन हैं उसको लाइन में लगाए हुए हैं, किस कारण से, तो जल के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि एक स्वीडिश एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बताते हैं, जिनका नाम है फाल्केनमार्क। वो वाटर स्ट्रेस के बारे में बताते हैं कि जल की जो उपलब्धता है अगर पर डे पर पर्सन 100 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए तब हम कहेंगे कि जल की कमी उस क्षेत्र में हो गई है। अब कहाँ और किस तरीके से जो जल की कमी है वो होती है सो हम देखेंगे। तो आपने पहले ही पढ़ चुका है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, यानी प्रेसिपिटेशन होता है जिसके कारण हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, और इसी कारण वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स हो जाता है। तो फ्रेश वाटर जो है हमें डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, तो प्रेसिपिटेशन से, यानी बारिश होती है उससे, या फिर सरफेस रन ऑफ से, यानी कि जल पर जो स्रोत हैं, नदियाँ हो गई और भी तालाब वगैरह हो गए उनसे, या फिर ग्राउंड वाटर से। तो ये संभव है कि किसी एक क्षेत्र में या किसी एक रीजन में जो है बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्स अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी वहाँ जल की कमी हो रही है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और बहुत सारे हमारे शहर हैं
इस तरीके के एग्जाम्पल में आते हैं। यानी बहुत सारे शहरों में जल की उपलब्धता है फिर भी वहाँ जल की कमी है, तो ऐसा किस कारण से, सो हम आगे देखेंगे। तो वाटर स्कैर्सिटी जो है, जल की कमी, वो किस कारण से हो सकता है, तो लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पानी की जो डिमांड्स हैं, जो जल की जो मांगे हैं वो भी बढ़ते जा रही हैं और अनइक्वल एसेस में, यानी कि किसी को कम पानी की ज़रूरत है तो किसी को बहुत ज़्यादा, इस कारण भी वाटर स्कैर्सिटी हो रहा है। तो लार्ज पॉपुलेशन का मतलब है कि ज़्यादा पानी केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अधिक भोजन के उत्पादन के लिए भी। तो इस कारण से जब हमें चाहिए हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हमें चाहिए, तो वाटर रिसोर्स जो है उनका अधिक से अधिक हमें यूज करना पड़ेगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, यूज नहीं मिसयूज, उनका दोहन कर रहे हैं। और हम लोग अभी इरिगेटेड एरिया, जो सिंचित जो क्षेत्र है उसको बढ़ा रहे हैं। और खास करके ये कब होता है वाटर का कमी, तो ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, यानी कि जो सूखा वाला जो ऋतु है उसमें जब हम लोग कृषि करते हैं किसी भी चीज़ का, उस समय सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है। और आप लोगों ने टेलीविज़न पे देखा होगा, बहुत सारे टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट में, कि बहुत सारे जो किसान हैं उनका अपना कुआं है, अपने ट्यूबवेल्स हैं, अपने फार्म मतलब उनके फार्म्स में सिंचाई के लिए, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि इसका आखिर रिजल्ट क्या आया, मतलब वो कुएं खोदने से, उनका जो ट्यूबवेल्स बनाने से रिजल्ट क्या आया, तो ये जो है इसके कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो गिरता चला गया और बहुत ही बुरा प्रभाव किया है किस पर, तो जल की उपलब्धता पर और फूड सिक्योरिटी, जो लोगों के लिए जो भोजन की जो उपलब्धता है उस पर भी बहुत ज़्यादा ये मार किया है। तो हुआ क्या कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया उसके बाद, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद, भारत जो है वो गवाह बना है बहुत ही तेज़ी से यहाँ क्या हुआ है कि उद्योगीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है और हमारे लिए बहुत सारी जो मौके हैं वो सामने आए हैं। तो आज जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस बन गए हैं और ये कॉमन प्लेस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनिट, जिसको कि हम लोग MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो पहले से उपलब्ध वाटर रिसोर्स था, फ्रेश वाटर रिसोर्स, उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी यूजर हैं वाटर के, यानी जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और उनमें जो चलने वाले जो मशीनें हैं उनको भी जो पावर चाहिए वो भी वाटर से ही बनता है, यानी कि हाइडल पावर से। तो बहुत सारी जो एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से जनरेट होता है और आज के समय में इंडिया का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो यहाँ का 22% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसमें योगदान देता है। यानी कि 22% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का योगदान रहता है। और जिस तरीके से हमारा जो अर्बन सेंटर है, यानी जो शहर है, वो दुगना तिगुना मतलब बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो जनसंख्या है वो लार्ज और डेंस घना होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। लोग जो हैं वो शहरी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। तो इस कारण केवल जल की ही मांग नहीं बढ़ी है बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा की भी मांग जो है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की भी मांग बढ़ गई है, जिसके कारण ये जो है वो लोगों को क्या किया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा दिया है, लोगों के लिए जो समस्या है उसको बढ़ा दिया है। और यदि आप देखोगे तो बहुत सारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या फिर कॉलोनीज हैं शहरों में, उनके पास क्या है कि अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस है और उनकी जो जल की ज़रूरतें हैं वो उसी ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस से पूरी होती हैं। तो ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि जो भी कमज़ोर हो रहा है ये जल का स्रोत, वो उसका अधिक दोहन के कारण ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज के कारण ही, और जिसके कारण बहुत सारे इस तरीके के जो शहर हैं उनमें बहुत सारी जगहों पर पानी की कमी हो रही है। अब हम लोग फोकस करेंगे किस पे, तो किस तरीके से मतलब कितने मात्रा में वाटर का जो जल है उसका कमी हो रहा है उसके बारे में अब हम लोग फोकस करेंगे, उसको देखेंगे। तो अब कंसीडर करते हैं एक दूसरे तरीके के सिचुएशन को, जिसमें कि क्या है कि वाटर जो है किसी एरिया में बहुत हद तक उपलब्ध है लोगों की ज़रूरतों के लिए, लेकिन फिर भी वो जो एरिया है वो जल की कमी
से ग्रसित है। तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो स्कैर्सिटी है वो इस कारण से नहीं है कि जल वहाँ उपलब्ध नहीं है, बल्कि जो जल है वो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है फिर भी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। और बहुत सारे जो यहाँ जो जल है, जो वाटर है, वो किस कारण से बैड क्वालिटी उनका हो गया है? तो हम लोगों का जो घर से या फिर जो उद्योग धंधे हैं उससे निकलने वाला जो कचरा है वो उस जल के स्रोत को पॉल्यूट कर रहा है, उसको प्रदूषित कर रहा है। जो केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, जो इसका की यूज हम लोग कृषि में करते हैं, उन सब के कारण। और ये जो जल है वो मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक हो गया है। अगर उसका यूज करेंगे तो वो उनके लिए खतरा पैदा कर देगा। और इंडिया में खास करके जो छोटी जो नदियां हैं, भारतीय नदियां, वो बहुत ही टॉक्सिक हो गई हैं, जहरीली हो गई हैं। और आजकल जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा और यमुना, वो भी उतना शुद्ध नहीं रह पाई हैं। और भारत की जो नदियां हैं वो किसके कारण? तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन यानी कृषि जो है वो उसमें मॉडर्न हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण ही दिन प्रतिदिन ये सब जो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो जल की समस्या है वो हमारे जीवन पर भी समस्या क्रिएट कर रही है। अब आप लोग पहले ही ये चीज़ रियलाइज कर चुके होंगे कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जल के कंजर्व करने की, संरक्षित करने की, उनका समुचित प्रबंधन करने की, यानी जो जल के स्रोत हैं, ताकि हेल्थ हैजार्ड यानी जो स्वास्थ्य से संबंधित हमारी जो समस्याएं हैं वो नहीं आए, और हमारे अर्थ पे फूड सिक्योरिटी भी बना रहे। और इस अर्थ पे अगर हम चाहते हैं कि जो जीवन है वो इसी तरीके से जारी रहे, तो इसके लिए भी हमें जल के स्रोतों को कंजर्व करने की ज़रूरत है, उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है। और हमारा नेचुरल इकोसिस्टम को डिग्रेड होने से बचाने के लिए भी हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये सब होता क्यों है? क्यों हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हम लोग इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा यूज, मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का, जिसके कारण ये जो रिसोर्स हैं वो इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, और जिसके कारण हमारे जो जीवन हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा ये प्रभाव कर रहा है। अब देखते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी बहुउद्देशीय नदियों के जो प्रोजेक्ट हैं, बहुउद्देशीय और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो किस तरीके से जल के स्रोत को हम लोग मैनेज करते हैं और उसका मैनेजमेंट के साथ ही बहुत सारा यूज भी करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अब किस तरीके से हम लोग इन स्रोतों को कंजर्व करें, सो देखेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए, यानी पुरातत्व विभाग का देखा जाए या फिर इतिहास देखा जाए, तो हमें पता चलेगा कि पुराने जमाने में लोग करते क्या थे कि बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो थे, यानी कि जो जल के स्रोत थे, वहां पे वो डैम बनाते थे स्टोन रबल से, रिजर्वायर बनाते थे, झील बनाते थे, एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, नहर बनाते थे सिंचाई के लिए। और ये सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि हम लोग अभी भी अपने परंपरा को, यानी मॉडर्न इंडिया में भी डैम्स बना रहे हैं। बहुत सारे जो नदी की घाटियां हैं वहां पे हम लोग डैम्स बना रहे हैं। अब कुछ प्राचीन भारत के जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि जो जल के स्रोत जो बनाए गए थे या फिर थे उनके बारे में। तो 1st सेंचुरी BC में ही श्रीगंगपुरा जो जगह है इलाहाबाद के नज़दीक, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था, और किस कारण से था? तो बाढ़ से बचाने के लिए, यानी कि जो नदी गंगा है उसमें बाढ़ आने से लोगों को बचाने के लिए वहाँ क्या किया गया था कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चैनल बनाए गए थे, बहुत सारे नहर बनाए गए थे। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखा जाए तो यहाँ उस समय बहुत सारे बांध बने थे, झीलें बनी थी, बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था, वो बनाया गया था। और ये जो साक्ष्य हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत सारे जो इरिगेशन वर्क्स हैं, यानी सिंचाई जो कार्य थे, वो कलिंगा के समय भी थे, यानी उड़ीसा में। उसके बाद नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटका में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पर सिंचाई के बहुत सारे कार्य हुए थे।
प्राचीन समय में भी। और 11th सेंचुरी में यानी 11वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो भोपाल लेक यानी भोपाल में जो झील बना है वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है उस समय का, और अभी भी अगर माना जाए तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है जिसमें कि राजा भोज की एक मूर्ति है। और 14वीं शताब्दी में जो टैंक हौज खास बना था दिल्ली में वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था ताकि सिरी फोर्ट का जो क्षेत्र है वहाँ पे जल का समुचित प्रबंध हो पाए, वहाँ जल जो है वो पहुँच पाए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो डैम है यानी जो बांध है वो हमारी मदद करेगा वाटर को कंजर्व और मैनेज करने में। ये जो डैम है वो क्या हमारी मदद करेगा? तो डैम जो है वो ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से ही बहुत प्राचीन काल से ही हम लोग बना रहे हैं। और ये कहाँ बनता है? तो नदियों पर। और इसका बनाने का कारण क्या है कि रेन वाटर जो है उसका यानी वर्षा का जल उसको फिर से यूज करना है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है यानी कृषि का जो भूमि है उसको सिंचित करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। और आज के समय में डैम जो है वो केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जा रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बनाए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से होता क्या है कि घरेलू उपयोग के लिए जो जल की आपूर्ति है वो भी उस जो डैम का वाटर है वहाँ से होता है, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी मतलब औद्योगिक उपयोग के लिए भी। उसके बाद फ्लड कंट्रोल हो गया, बाढ़ से नियंत्रण हो गया, फिर से जो जल वहाँ इकट्ठा रहेगा तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो फिर से रिचार्ज होगा। और इनलैंड नेविगेशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी या मत्स्य पालन के लिए भी। तो इस तरीके से डैम जो हैं वो अब मल्टीपर्पस हो गए हैं यानी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट वो हो गए हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जल को संरक्षित करने में, और सभी जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो सतलज ब्यास जो नदी घाटी है वहाँ क्या बना हुआ है? तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर जो है उसका दो यूज है। एक तो हाइडल पावर प्रोडक्शन वहाँ से होता है और सिंचाई भी होती है। उसी तरीके से हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है जो महानदी घाटी में बना है ये कंजर्वेशन करता है, मतलब जल का संरक्षण करता है और बाढ़ से भी वहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं उनको बचाता है। अब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो मल्टीपर्पस जो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट हैं ये जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद ये बनने शुरू हो गए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि जो वाटर रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट हो रहा है, उनका प्रबंधन हो रहा है। और ऐसा सोचा गया कि ये जो है वो भारत को क्या प्रोवाइड कराएगा? तो एक तरीके से व्हीकल ये बनेगा, उसके लिए एक साधन बनेगा जो कि जो हमारा राष्ट्र है उसके विकास में मदद करेगा, उसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में। क्योंकि कॉलोनियल ने जो भी उपनिवेश जो थी उन्होंने भारत को क्या कर दिया था? तो हैंडीकैप बना दिया था। इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही गर्व से जो डैम्स हैं, जो बांध हैं, उनको मॉडर्न इंडिया का यानी जो आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर का दर्जा दे दिया था। और इसका कारण क्या था कि अब जो नदियां हैं, जो बांध हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सहायक हैं। जो गांव का जो इकोनॉमी है वो बढ़ रहा है, और इन्हीं बांधों के कारण रैपिड बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है और अर्बन इकोनॉमी का भी विकास हो रहा था, जिस कारण उन्होंने क्या किया कि बांध को मंदिर बनाया, यानी कि मॉडर्न इंडिया का मंदिर उन्होंने बताया। तो यहाँ जो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वाटर रिसोर्स ये समाप्त होता है। आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।